यस। सो हमने जो क्लासिकल मॉडल देखा था, तो क्लासिकल मॉडल के अंदर हम कह रहे थे कि जो वेल्थ होती है इकोनॉमी की, वो डिपेंड करती है रियल फैक्टर्स पे। रियल फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, लेबर, कैपिटल, इन सारी चीज़ों पे आपका लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो बेसिकली जो बात शुरू हुई थी इनकी वो थी कि लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किन चीज़ों से पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस की बात करते हो, तो यूएस एक बहुत ही वेल्दी नेशन क्यों है? क्योंकि उसके पास कैपिटल बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके पास लेबर भी बहुत सारे ट्रेंड है और उसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए तो लॉन्ग रन में बहुत ही एक सब्सटैंशली अच्छी कंट्री है। इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है पर वो ट्रेन लेबर नहीं है, कैपिटल हमारे पास कम है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास एवरेज है। तो इसीलिए हमारा लॉन्ग रन का एज कम्पेयर टू यूएस, हम लॉन्ग रन में पीछे हैं उनसे। बट हम कैचअप कर रहे हैं, उनका पेस जो है वो बहुत तेज़ी से पहले ग्रो कर चुके हैं, अब हम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो हम उनको कैचअप कर रहे हैं। हम यू विल नॉट स्टडी दिस, बट इन जनरल वी कॉल दिस एज कंडीशनल कैचअप और अनकंडीशनल कैचअप विद एडवांस कंट्रीज। तो हमें ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बट दैट्स समथिंग आउट। बट जो तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इन फैक्टर से एक्सप्लेन किया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, दैट रियल फैक्टर्स डिटरमिन द वेल्थ ऑफ द नेशन, and they said that money just plays a transactional role. What is this transactional role? We know that GDP is quantity produced in a country into the price. अगर प्राइस डबल होता रहेगा इसका ये थोड़ा ना मतलब, तो जीडीपी भी आपकी डबल हो जाएगी, बट वो नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी डबल हुई। रियल जीडीपी किस चीज़ में डिपेंड करेगी कि आपने एक साल में कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है। यही तो हम देखना चाहते हैं। जब हमने रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी की बात करी थी तो हम प्राइस फैक्टर को हटा रहे थे टू गेट रियल जीडीपी। इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने जब बात करी थी रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी की, तो हमने कहा था कि हाँ, हम प्राइस के उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगा। तो जिसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते थे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर। फिर रिमेंबर हमने ये बात भी करी थी पहले, ठीक है। तो हम रियल जीडीपी देखना चाहते हैं कि कंट्री का रियल जीडीपी कितना है। तो अल्टीमेटली फिर उसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है वो एक ट्रांजैक्शनल रोल प्ले करता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में गुड्स गए तो उस सिर्फ वही तो बता रहा है कि क्या प्राइसिंग होगी उसकी। सो प्राइस डज नॉट मैटर। तो क्लासिकल, रिमेंबर गाइस, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं नॉमिनल फैक्टर्स डू नॉट इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम। ये चीज़ अभी याद रखना, अभी हम देखेंगे भी, बट प्लीज़ रिमेंबर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट focus on real factors. They say nominal factors, अभी हम और nominal factors के बारे में बात करेंगे, nominal factors like money do not matter, ठीक है। और हमने जो अभी थ्योरी दूसरी बात करी थी वो कौन सी बात करी थी? We talked about mercantilis। mercantilis क्या कह रहे थे? mercantilis कह रहे थे कि यार मनी का बहुत बड़ा रोल है, मनी का बहुत बड़ा रोल है। मनी को किस टर्म्स में देखते थे? ये बुलियन के टर्म्स में देखते थे, गोल्ड के टर्म्स में देखते थे, ठीक है। और ये कहते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रमोट करती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था? एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करता था और इम्पोर्ट्स को मिनिमाइज करता था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। एंड लेट्स सी दिस। See, this is what we had talked about, real factors determining the wealth of nation, and they said, और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि laissez faire होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जो मनी होता है वो सिर्फ एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ये जो दो चीज़ें थी, उन्होंने डिमांड के बारे में इतना बात नहीं करी थी, उन्होंने सप्लाई के बारे में बात करी थी कि अल्टीमेटली आप सप्लाई करके छोड़ दो मार्केट में, अपने आप लोग डिमांड कर लेंगे। सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट द adage which is very famous and which is attributed to Say, there was an economist by the name of Say, जिसको हम Say's law भी बोलते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स से हैं उनको पता होगा, that supply creates its own demand। ये जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड है वो यहाँ से पैदा हुई है। वो क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अच्छा डिमांड के बारे में छोड़ दो, लोग अपने आप डिमांड कर लेंगे,
आप सप्लाई करके छोड़ दो मार्केट में। तो क्लासिकल डॉक्ट्रीन जो है वो क्या कहती है, द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विल जनरेट सफिशिएंट डिमांड फॉर दैट आउटपुट, ठीक है, एंड दे डिड नॉट पे मच एम्फोसिस टू द डिमांड साइड। किनीशियंस की थ्योरी इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। किनीशियंस जो अर्ली किनीशियंस होंगे वो सप्लाई साइड को इतना नहीं मानेंगे, वी विल सी कि क्यों नहीं मानते थे, एंड वो डिमांड साइड पे ज़्यादा फोकस करते थे। हर इंसान की सिचुएशन, उनकी थ्योरी जो है करंट सिचुएशन के हिसाब से उनकी थ्योरी आती है। अब ये सब समझने के लिए कि क्लासिकल इकोनॉमी कैसे चलती है, क्लासिकल इकोनॉमी में आउटपुट कैसे डिटरमिन होता है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दो बहुत मेजर रियल वेरिएबल्स हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रियल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आउटपुट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय वाई, एम्प्लॉयमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। Now we want to see that how are these real factors, this technology, labor, capital, how are these things determining output and employment, and what happens अगर कोई nominal factor change होगा तो उसका impact क्या आएगा इकोनॉमी पे। यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको? Anything, any doubts still here? Please message me on the chat box. ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन फंक्शन की स्टार्टिंग ज़रूर करी थी, बट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ डीप डाइव इनटू प्रोडक्शन ना प्रोडक्शन आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा। प्रोडक्शन फंक्शन टिपिकली एक फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन, हम नेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, एक फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करता है कि उसके पास उसने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है और कितनी लेबर एम्प्लॉय करी है, ठीक है। एक फर्म, फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई हैव अ फर्म विच मेक्स से लैपटॉप्स, ठीक है। तो लैपटॉप अगर मुझे बनाना है, मैं कितने लैपटॉप बनाऊंगा, दिस इज नथिंग बट माई आउटपुट गाइस, ठीक है। मैं कितने लैपटॉप बनाऊंगा डिपेंड करता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, कितना कैपिटल है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे मशीन्स वगैरह चाहिए होंगी ना लैपटॉप बनाने के लिए, ठीक है, तो वो मेरे पास कितनी है, एंड मेरे पास लेबर कितने हैं, ठीक है। और इसको आप पूरी इकोनॉमी को, हर फर्म की, हर इंडिविजुअल फर्म को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास पूरी नेशन का आ जाएगा, पूरा नेशन में ये गुड्स एंड सर्विसेज बनी है। यही प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट है। माइक्रो से हम मैक्रो पे आ रहे हैं। तो जब आप पूरे नेशन के लिए लिख रहे हो तो इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये पूरा y इज इक्वल टू f एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सो बेसिकली व्हेन यू से f, जो लोग मैथ्स से नहीं है उनको मैं बताता हूँ ये f फंक्शन क्या है। दिस इज नथिंग अ मैपिंग, ठीक है, दिस इज नथिंग बट मैपिंग। जो लोग मैथ्स के हैं वो बिल्कुल वो ये समझ सकते हैं, या फिर अगर जिनकी मैथ्स अच्छी है वो ये चीज़ समझ लो, जिनकी मैथ्स ठीक नहीं है वो बिल्कुल भूल जाना है जो मैंने कहा। ये f फंक्शन मैप्स फ्रॉम R2 टू डायमेंशनल स्पेस से वन डायमेंशनल स्पेस में मैप कर रहा है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप कह रहे हो कि टू डायमेंशनल स्पेस कैसे है। मैं कह रहा हूं कि सम अमाउंट ऑफ लेबर एंड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल विल गिव मी सम अमाउंट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो दो ये चीज़ आनी ना, दो यूनिट्स आ रहे हैं, दो अलग अलग यूनिट्स मिल के मुझे एक आउटपुट देने हैं। तो दैट मीन्स मैं R रियल डायमेंशनल स्पेस पे क्या होगा, मैं दो बेसिकली कह रहा हूँ, सपोज मैंने कहा 4 लेबर और एक मशीन से 2 आउटपुट बनता है, तो मैंने 2 अलग अलग यूनिट्स को मिला के एक नया यूनिट क्रिएट किया विच इज़ आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये R² से R पे जा रहा है। जिन लोगों के पास मैथ्स थी, जिन लोगों को मैथ्स समझ में आती है वो इस तरीके से समझ सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आती वो सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये क्या मैपिंग हुई है, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है, इसको हम मैथ्स में फंक्शन बोलते हैं। अब ये फंक्शन जो है अगर मैं पूरी इकोनॉमी का लूँ तो हम शॉर्ट रन के, फिलहाल हम शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन में आप टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो सकती है, कई बार इंस्टीट्यूशनल शॉक लगता है और तब टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम इस तरीके की ऑनलाइन टीचिंग अगले 10 साल नहीं करते अगर कोविड नहीं आता। तो कोविड आया इसीलिए हमने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया और जूम जैसी कंपनीज आ गई, गूगल मीट जैसा नए प्रोडक्ट्स आ गए, एंड बिकॉज ऑफ इट वी कैन आप घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन कनेक्ट टू दिस। बट दिस वॉजंट पॉसिबल इन केस इफ देयर वाज नो कोविड। तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज बहुत धीरे धीरे होती है यूजुअली, बट
आ जाता है। बट फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन के बाद सब लोगों ने पेटीएम यूज़ करना शुरू कर दिया, गूगल पे करना शुरू कर दिया। सो कई बार पॉलिसी शॉक्स भी आपको टेक्नोलॉजी को मूव करते हैं, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। तो ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है जो एफ में कैप्चर्ड है, फंक्शन में कैप्चर्ड है, वो जो है वो लॉन्ग रन में चेंज होता है। सिमिलरली कैपिटल जो है वो इमीडिएटली आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं कि इट कैन नॉट बी चेंज। दैट मीन्स इन शॉर्ट रन आप कितनी एम्प्लॉयमेंट रखोगे वो आपका सीधा आउटपुट डिटरमिन कर देगा, विच इन अ सिंपल लैंग्वेज मीन्स कि योर आउटपुट कितना बनाओगे डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन कि आपने लेबर कितनी हायर करी है। जितनी ज़्यादा आप लेबर हायर करोगे उतना आउटपुट बढ़ेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक मशीन है, मैं लैपटॉप ही बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक मशीन है बनाने के लिए, और मैं अगर एक बंदा हायर करूँगा तो चलो ठीक है, एक बंदा असेंबल कर लेगा, एक बंदा बनाने में हेल्प कर देगा। 2 जने अगर मैं हायर कर दूंगा तो हो सकता है मैं आउटपुट और क्रिएट कर दूँ। सपोज मेरे पास मशीन एक ही है और मैं 20 लोग हायर कर दूँ तो क्या होगा? मैं इन 20 लोगों को सैलरी दूंगा और ये पहले लड़ मर के अपने आप ये मशीन के ही 4 टुकड़े कर देंगे लड़ मर के, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मेरा आउटपुट तो नेगेटिव हो ना। भीड़ इकट्ठी कर ली मैंने अपनी फैक्ट्री स्पेस में, जबकि मशीन एक ही है मेरे पास। तो उस केस में मैं ज़्यादा लोग हायर कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट और गिर रहा है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में काम हो ही नहीं रहा। सो दैट इज़ वाई यू सी दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन, दैट अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है, आप जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, पहले शुरू में आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कई बार इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी आता है। रिटर्न्स टू स्केल बेसिकली क्या बता रहा होता है कि अगर आप इनपुट एक यूनिट से चेंज करोगे, if your input is increasing by 1%, by how much percent is your output changing? So अगर ये 1% से इनपुट बढ़ा और 1% से आउटपुट बढ़ा, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर 1% से इनपुट बढ़ा एंड just happened. Just a second, guys. Yeah. So 1% से अगर आपका इनपुट बढ़ा और आपका आउटपुट जो है वो बढ़ा 0.5% से, दैट इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और अगर मेरा 1% से इनपुट इंक्रीज हुआ और मेरा आउटपुट माइनस में चला गया, आउटपुट -1% हो गया, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। दैट मीन्स मैं एक यूनिट लेबर हायर अगर कर रहा हूं तो मेरा आउटपुट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ये मैं बेसिकली देख रहा हूं। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एल या चेंज इन एन, दिस इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये आपने पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कराया गाइस, एमपीएल का कंसेप्ट कराया, यस और नो गाइस? राइट इट इन चैट बॉक्स, आई वोंट बी एबल टू हियर। ठीक है, ओके। छवि, यू आर फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स गाइस, राइट? टाइपिंग आई कांट हियर। हाँ ठीक है, तो मेरे लिए बेंचमार्क हो। चलो, सो अब हमने बात करी कि हमने एक लेबर हायर करा। तो देखो पहली जो दो लेबर में उसमें मेरा आउटपुट सेम हुआ। आई शो यू हाउ। देखो पहली यूनिट लेबर हायर करी, 10 कितना आउटपुट निकला, से 10 यूनिट आउटपुट निकला है, या मान लो 10 यूनिट आउटपुट निकला। और टेबल चेक कर लेते हैं ना, टेबल में चेक कर लेते हैं। देखो पहला मैंने लेबर हायर किया, 10 यूनिट आउटपुट बना। दूसरा लेबर हायर किया, 20 यूनिट आउटपुट बना। ठीक है, तो जब मैंने पहली 2 लेबर्स हायर करी हैं तो मेरा कांस्टेंट आउटपुट है। पहली हायर करने के बाद भी 10 यूनिट, दूसरी हायर करने के बाद भी एडिशनल 10 यूनिट। तीसरी जब मैं हायर करता हूँ तो मेरा ये 8 से ही इंक्रीज़ हुआ है, 8 से ही इंक्रीज़ हुआ है ये। तो दैट मीन्स वो गिर गया है। मैंने एक बंदा हायर किया, अब 8 से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये और डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर ये और डिक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है
इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू एन, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ के एन एन. तो डेल वाई बाई डेल एल या डेल एन जिसको आप बोल रहे हो, डेल एन इज इक्वल टू एम पी एन. इसी को हम एम पी एल भी कई बार लिख देते हैं, एम पी एल या एम पी एन. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. एक लेबर, एडिशनल लेबर कितना प्रोडक्ट बना रहा है. तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप तब तक ही हायर करोगे जब तक कोई मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है. आप कोई नया बंदा हायर करो, मैंने अपना एग्जांपल दिया था ना कि मुझे आप जिस भी स्टूडेंट के साथ बिठा देते तो उसके मार्क्स गिर जाते थे. तो दैट्स बेसिकली कि मेरी फिर उसके बाद कहाँ बनती है मेरी जगह. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसकी जगह कहाँ बनती है. कम ऑन, वेरी सिंपल. अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो उसकी जगह कहाँ बनती है. अरे नहीं, उसकी वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, बाहर ही खड़ा होगा, वो कहीं पे भी बैठा दो उस बच्चे को तुम. ठीक है. तो यू वुड हैव इवेंचुअली, हैड यू बीन इन माय क्लास ड्यूरिंग माय टाइम्स, यू वुड हैव इवेंचुअली फाउंड मी आउटसाइड, स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास. ठीक है. तो दैट बेसिकली, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो उस तरीके से दिखा रहा है कि आप तब तक ही लोगों को हायर करोगे जब तक वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे आउटपुट के लिए. ये हमारे एमपीएन की बात हो गई. तो हमने यहाँ तक कर लिया था. अब हमारे जो पूरा डिस्कशन है, तो आपको प्रोडक्शन के बारे में पता चल गया कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है. अब हमारा जो पूरी बात आएगी वो आएगी एम्प्लॉयमेंट की. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आप आगे का, अब टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. मैंने इसलिए इतना यहाँ तक टाइम लगाया था कि एटलीस्ट यू विल बी कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरी टॉपिक. नाउ आई कांट थिंक अबाउट द कंफर्ट, अब मुझे पेस बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट नाउ, कि एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होता है हमारे सिस्टम के अंदर. नाउ एम्प्लॉयमेंट जो क्लासिकल सिस्टम है उसके अंदर जो सबसे बड़ी अजम्पशन होती है वो होती है कि मार्केट अपने आप काम करती है. ठीक है. सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सबके पास प्राइसेस हैं और मनी वेजेस अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं. ये अभी हम देखेंगे कि ये कैसे एडजस्ट हो जाते हैं, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे. बट याद रखना कि मार्केट क्लियर करती है, मार्केट क्लियर होती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स होते हैं. ठीक है. एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. सो बेसिकली एफिशिएंट मार्केट्स हैं आपकी बिल्कुल. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेबर डिमांड. अब हम लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई के इक्वेशंस देखेंगे और देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है, कितने लोग हायर होंगे. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है. और अगर आपको ये एम्प्लॉयमेंट पता चल गई तो आप इसको प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर डाल दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट कितना बनेगा. ठीक है. ये हमारा एम है. तो ये जो आउटपुट है, अल्टीमेटली आउटपुट डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन लेबर डिटर्मिनेशन एंड लेबर डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड. ये तीन चीज़ों का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा आउटपुट कितना होगा. तो जो फैक्टर्स इनको डिटरमिन करेंगे, जो फैक्टर्स, प्लीज रिमेंबर, फैक्टर्स विच डिटरमिन लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स. नो वन विल टेल यू इन सच अ वे. क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ये चीज़ बड़े मैकेनिकल तरीके से बताई जाती है और पढ़ाई जाती है इन जनरल. सो you have to understand the core of each concept, the core of each kind of theory. So the core of classical theory is this equation is the most important equation. Whatever determines, whatever impacts labor demand and labor supply would definitely impact employment, and if it
if it impacts employment, it will definitely impact output. And what we will see in classical economics is नॉमिनल फैक्टर्स जो हैं, मनी जैसे जो फैक्टर्स हैं, वो लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन नहीं कर पाते और इसलिए वो आउटपुट को भी डिटरमिन नहीं कर पाते. रियल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, रियल फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, रियल फैक्टर्स लाइक कैपिटल, ये इन दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं. और बिकॉज ये इन दोनों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और इसलिए वो आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ ये चीज़ हम पढ़ेंगे. लेट्स टॉक अबाउट लेबर डिमांड. ठीक है, अब लेबर डिमांड कौन करता है? सबसे पहली बात, लेबर डिमांड करेगी फर्म्स. ठीक है, कौन करेगा? कौन बना रहा है आउटपुट? गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना रहा है? फर्म्स बना रही हैं. ठीक है, तो अब फर्म जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, वो लेबर डिमांड करती है. अब लेबर, अगर मैं आयत फर्म के बारे में बात करूं तो, और हम मान लो अभी हम परफेक्ट कंपटीशन में, रिमेंबर ये हम सारा एनालिसिस परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हैं. वी कैन चेंज दिस एनालिसिस बट रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे. ठीक है, हमारा सारा एनालिसिस परफेक्ट कंपटीशन पे है. परफेक्ट कंपटीशन में गाइस फर्म्स क्या होती हैं? व्हाट आर फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स. What is the equilibrium in perfect competition and how do you characterize a firm? पिंकी, छवि और कौन है नॉन इकोनॉमिक्स से? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. निकिता, डिमांड इक्वल टू सप्लाई तो 100% हमेशा होगा, बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन? चलो मैं ये बता देता हूँ, मैंने पहले ही खोल के रखा था तुम्हें, मुझे पता था कि तुम लोग नहीं बता पाओगे. कुछ ऐसा याद आ रहा है ग्राफ? ऐसा कुछ याद आ रहा है? प्राइस टेकर, एग्जैक्टली प्राइस टेकर. दीपांशी, कुछ ऐसा डायग्राम याद आया गाइस? करा है ये माइक्रो में? नहीं करा है? प्राइस इज इक्वल टू MR एंड ये आपका कॉस्ट फंक्शन होता था. अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाऊं, अगर ये आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है, और मेरा जो प्राइस है वही मेरे लिए डिमांड है और वही मेरे लिए MR है. मैं हर यूनिट सेम अमाउंट पे बेचूंगा. ये मेरा आउटपुट है और ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है. इस केस में फर्म प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है? व्हाट इज दिस केस गाइस? इज दिस अ केस ऑफ अ प्रॉफिट और अ लॉस और अ नॉर्मल प्रॉफिट? कम ऑन गाइस, देखते के साथ ही पता चल जाना चाहिए. हेलो, लॉस. लॉस कैसे है सर? लॉस कैसे प्रॉफिट. है? धारणा, मुझे सुनाई नहीं देगा, मेरा सिस्टम में अपडेट होना है एक ड्राइवर. प्रॉफिट, एग्जैक्टली ये प्रॉफिट है ना, ये पूरा शेडेड पोर्शन प्रॉफिट है. आपने टोटल रेवेन्यू इतना कमाया है, आपका टोटल जो आपका कॉस्ट है वो ये है, तो ये बचा हुआ जो है वो प्रॉफिट है. तो इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, ऐसे लॉस का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, लॉस का आपको आउटपुट दिखा देता हूँ. ये प्रॉफिट का हो गया, ये लॉस का हो गया. ठीक है, और ये शट डाउन पॉइंट का हो गया कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता. ABC, प्राइस इज इक्वल टू ABC. ठीक है, तो I just wanted to brief you. That's why I had made that diagram as well. वो मैंने simultaneously खोला होता. Now remember guys, we are the firms here are in perfect competition. Remember the perfect competition. हमारा equilibrium वैसे क्या होता है? MR is equal to MC. याद रखना, ये याद है guys? MR is equal to MC. सबको याद है? Marginal revenue is equal to marginal cost is the equilibrium in case of all firms. बट इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हाट हैपन्स इज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस के अंदर डिमांड जो होती है और जो MR कर्व जो होता है वो सेम हो जाता है. तो प्राइस इज इक्वल टू MR हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू MC. ठीक है, तो रिमेंबर दिस. ठीक है, ये याद है गाइज? एनी डाउट्स इन दिस? कोई प्रॉब्लम है इसमें? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ग्रेट, ठीक है.
ठीक है, चलो. So first thing is that the classical model that we are dealing with is that we are in perfect competition where the firms choose to maximize the profit. Now उनके पास आउटपुट क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ है? उनके पास आउटपुट क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, लेबर. ठीक है, सिर्फ लेबर है. तो आप कब तक हायर करोगे? अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म विल इंक्रीज the amount of output only till the marginal cost is equal to marginal revenue of the sale. आपको कोई बोले कि कितने, सपोज आप गोलगप्पे बनाते हो मान लो, ठीक है, तो आपको कहो कि आप कितना आउटपुट बनाओगे, कितने गोलगप्पे दिन में प्रोड्यूस करोगे. आप कहोगे कि मैं उतने प्रोड्यूस करना चाहूँगी जब तक मेरा जो लास्ट जो मैंने गोलगप्पा बनाया उससे जो रेवेन्यू आ रहा है इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गोलगप्पा जो मैंने बेचा. ठीक है, तो दैट मीन्स जब तक मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप ऑफ इक्वेशन हो गई कि अगर मेरा जो लास्ट मैंने किसी को गोलगप्पा खिलाया उससे जो पैसे लिए, सपोज 2 रुपये लिए, और जो कॉस्ट थी मेरी उसकी भी 2 रुपये थी, तब तक मैं लोगों को बेचता रहूँगा. उसके बाद मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा तो मैं नहीं बेचूंगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस सेज. ठीक है, a perfectly competitive firm will increase the output until the marginal cost of production of a unit of output is equal to the marginal revenue received from its sale. Now हमें पता है marginal revenue in case of perfect competition is equal to price. ठीक है, so what we need to do is just we need to see कि ये marginal revenue is equal to अब एक particular output बनाने की cost कितनी है, हमें ये देखना है. हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एमसी होगा, बट अबे हम देखना है कि अच्छा एक नया आउटपुट बनाने की कॉस्ट कितनी है. हम देखना चाहते हैं ना, अपने यहाँ पर गोलगप्पा बेचा तो आपको गोलगप्पा बनाने की कॉस्ट कितनी है ये देखनी है. तो आपको जो आपने लास्ट यूनिट ऑफ आउटपुट बनाया, ठीक है, जो लास्ट यूनिट आपने हायर किया उसमें आपने कितना वेज रेट दिया और उससे कितना आउटपुट बना, तो आप ये देखना चाह रहे हो. बेसिकली आप कह रहे हो कि सपोज मैंने 4-5 बंदे रखे, या फिर ये जो अगर हम ये वाली बात करें यहाँ पर कि आप कब तक आउटपुट बनाओगे, आप तब तक हायर करोगे जब तक एक एडिशनल जो बंदा था उसको आपने वेज रेट दी W, उसने आपको प्रोडक्टिविटी दी MPL. ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है उस लास्ट बंदे को हायर करने की. ठीक है, लेट्स सी है ये देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपने ये पहला बंदा हायर किया, ये दूसरा हायर किया, ये तीसरा हायर किया, ये चौथा हायर किया. लेट्स सी दिस फोर्थ पर्सन. ये जब फोर्थ पर्सन आपने हायर किया तो इसने आपका आउटपुट 5 यूनिट से बढ़ाया. यही लिखा है ना, MPN क्या है कि MPN 5 का मतलब कि आपका आउटपुट जो है 5 यूनिट से बढ़ा. और आपने सपोज आपने जो वेज रेट दी, सपोज वो दी आपने 10 रुपये. सबको वेज रेट 10 रुपये दे रहे हो. तो जो पहले बंदे को आपने दिया वो था 10/10, फिर दूसरे बंदे को दिया 10/10, फिर तीसरे बंदे को दिया 10/8, फिर चौथे बंदे को दिया 10/5. तो इसमें क्या दिख रहा है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है. सब गाइस समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? लेट मी एक्सप्लेन अगेन. मैंने पहला बंदा हायर किया, ठीक है, तो उसने मुझे सपोज मेरी वेज रेट है मान लो 10 रुपीज़. मैं सबको 10 रुपीज़ देता हूँ हर बंदे को. ठीक है, मैंने पहला बंदा हायर किया, उसने मुझे 10 यूनिट आउटपुट बना के दिया. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई, मतलब मैंने कितने पैसे दिए उसको, मैंने 10 रुपये दिए और उसने उसके बदले में मुझे कितना आउटपुट बना के दिया, 10 आउटपुट बना के दिया. तो दैट मीन्स मेरी मार्जिनल कॉस्ट हो गई 1. फिर मैंने बंदा हायर किया, उसने मुझे 10 यूनिट आउटपुट बना के दिया, मैंने उसको पैसे कितने दिए 10, तो 10/10, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी फिर 1 है. बट अब जो मैंने तीसरा बंदा हायर किया, ही ओनली प्रोड्यूस 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ही ओनली प्रोड्यूस 8 यूनिट ऑफ आउटपुट, बट मैंने उसको 10 रुपीज़ दिए. तो मार्जिनल कॉस्ट जो हो गई वो तो 5/4 हो गई, 1.25 हो गई, 1.25 हो गई मार्जिनल कॉस्ट. सिमिलरली जब मैंने नेक्स्ट बंदा हायर किया, मैंने उसको 10 रुपये दिए, बट उसने मेरे लिए सिर्फ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट बना के दिया, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट 2 हो गई. तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी. तभी तो आप देखते हो कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसे होता है.
आप समझ में आया मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऐसे राइजिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है इसके अंदर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहा था, डिमिनिशिंग है सॉरी, ये जो आपको एरिया है इस पे आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहा था, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से आपका जो MC है वो इंक्रीज करता है ना। अब हम यहाँ पर पहुँच गए, तो दैट मीन्स जो मैं एक नया बंदा हायर कर रहा हूँ उसको, उस बंदे की कॉस्ट क्या है? उस बंदे की कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, मैंने उसको वेज रेट कितना दिया, लास्ट बंदे को वेज रेट कितना दिया और उसने मुझे कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। सो इफ दिस इज द केस, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए इक्विलिब्रियम क्या होगा? मेरे लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्राइस, हमने क्या बोला था, प्राइस इज इक्वल टू MC इज द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ perfect competition, and this MC is nothing but equal to W by MPL या MPN. तो I can write this equation as this. Please note this equation guys. I hope you are writing notes simultaneously because this part of macroeconomics is going to be mathematical. ठीक है, इसमें मैथ्स आ जाएगी, तो यू नीड टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। अगर आप कोशिश करोगे कि बिना डायग्राम के हो जाए, बिना इक्वेशंस के हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन दैट प्राइस इज इक्वल टू W by MP है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या फिर इसी इक्वेशन को अगर मैं रीफॉर्मुलेट कर दूं तो मैं कह सकता हूं MPL इज इक्वल टू W by P। W by P इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अब की हो गई वेज रेट, ये हो गए प्राइसेस। जब आप वेज रेट को प्राइसेस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रियल वेज रेट आ जाएगी, रियल वेज रेट। इसको हम बोलेंगे नॉमिनल वेज रेट, ये हमारी नॉमिनल वेज रेट है और ये मेरी रियल वेज रेट है। यस ध्रुवी, यस, W रिप्रेजेंट्स वेज रेट, राइट। यहां तक समझ में आया? एनी डाउट्स गाइस? Trust me, this is just the starting. We have to do a lot of maths after this. Maths in terms of not I'll just explain what real wage rate is, Nikita. Not maths as such कि बहुत higher order differential वो है, simple algebra ही है, but वो algebra समझना बहुत important है। ये आप ऐसे नहीं याद रख सकते हो कि P is equal to W by MPN, आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्यों किया। अमीशा दी क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी, द क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, ठीक है। सो if you see, let's answer Nikita's question, what is real wage rate? Nikita, see, suppose let's take my salary is 90,000 rupees, ठीक है। अब 90,000 से अब पॉइंट इज कि 90,000 अगर मुझे लास्ट ईयर मिल रहा है और 90,000 इस साल मिल रहा है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स तो नहीं खरीद के देगा मुझे। वुड इट बी निकिता, बताओ, लिखो उसका। अगर मुझे 90,000 लास्ट ईयर मिलती थी, 90,000 इस साल मिलती है, तो क्या मेरी परचेजिंग पावर कम नहीं हुई होगी? क्योंकि मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज ही हुए होंगे ना। 90,000 रुपीज़ से आज से 20 साल पहले तो आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो, बट 90,000 रुपीज़ से आगे वाले आने वाले 20 साल के बाद तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो इट्स समथिंग लाइक कि 10 रुपये में पहले पेप्सी भी आ जाती थी, बट आज की डेट में 10 रुपये की पेप्सी तो है, बट उस पेप्सी की क्वांटिटी जो है वो 350 ml से आज की डेट में 200 ml हो गई। दैट इज बेसिकली रियल वेज रेट टेल्स यू the real purchasing power, the real salary that you are getting, the real wage rate that you are getting, discounting the inflation। ये आपको prices क्या बता रहा है? prices आपको inflation बता रहा है कि किस rate से prices increase हुए हैं। सो उस ये आपको काइंड ऑफ परचेजिंग पावर बताता है कि आपको जो पैसा मिला है उससे आप कितना खरीद सकते हो। समझ में आ गया? और इन जनरल वी आर मोर इंटरेस्टेड इन रियल वेज रेट्स रादर देन नॉमिनल वेज रेट। नॉमिनल वेज रेट तो चाहे कितने भी हो जाए, तो इट्स समथिंग लाइक कि जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार यूएस में मुझे मेरा $5,000 या मैं यूएस में $60,000 कमाता हूँ, तो उसको आप सिंपल 70 से मल्टीप्लाई कर देते हो और कहते हो अरे यार कितने करोड़ की वो है। अरे उसके नीचे प्राइसेस भी तो देखो, उनका प्राइस इंडेक्स और हमारे प्राइस इंडेक्स में भी डिफरेंस है ना। तो $20 में उतना सामान नहीं आता जितना ₹20 में आता है। तो यू कांट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो सिमिलरली हम परचेजिंग पावर में बिलीव करते हैं, and that is more important. Your real wages are more important rather than nominal wages. समझ में आया निकिता? Did I answer your question? Okay. Any other doubt, guys? Okay. So let's move ahead. Let's move ahead.
महक है क्या क्लास में? कहाँ है महक? सीआर खुद ही गायब है बिल्कुल। चलो गाइस, महक के साथ हर कोर्स का एक इंडिविजुअल इंसान एक ग्रुप बना लो, उसको उसमें मुझे भी ऐड कर लो। एवरी पर्सन फ्रॉम ईच पर्टिकुलर कोर्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैथ्स है, कोई बीकॉम से है, एटलीस्ट आई विल हैव अ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। मैंने पहले ही बोला था मुझे एक कोऑर्डिनेशन वाला ग्रुप चाहिए जहाँ से आई कैन कनेक्ट विद एवरीवन। ठीक है ना? let's talk about this particular equation now. So हमने निकाल दिया, हमने मैथमेटिकली निकाल दिया कि MPN इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डिपेंड करेगी कि मुझे रियल वेज कितना मिलता है। इट्स समथिंग लाइक अगर मुझे ज़्यादा अगर किसी को मुझसे ज़्यादा काम करवाना है तो उसको मुझे वेज रेट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है? आई गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। देर इज दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड वाजीराम एंड रवि। हैज एनीवन हर्ड वाजीराम एंड रवि? किसी ने सुना? IAS का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो लोग IAS के लिए प्रॉब्ली जाओगे उनको आइडिया होगा। ठीक है, नाउ रिसेंटली आई वाज ऑफर्ड अ पोजीशन a couple of months ago. I was offered a position and the salary was 5 times the salary that I'm getting right now. ठीक है, so basically they were saying that okay, we are willing to pay you a very large amount, but they at the same point of time they know that once they are paying a large amount, just a second guys, they know that once they are paying a large amount they will be expecting a lot of efficiency and a lot of work from me. So there are 20 batches running, so I would have to teach same thing in 20 batches. ठीक है, so that essentially means कि a way to increase the productivity is कि आप मुझे ज़्यादा पैसा दे दो। ठीक है, प्राइसेस, रिमेनिंग प्राइसेस तो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट वेज रेट, तो जितना ज़्यादा आपके पास वेजेस होंगी उतना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव काम करोगे। आपकी वेजेस कम होंगी तो आप अनप्रोडक्टिविटी करोगे। ठीक है, तो आप देखते हो कि सेम काम अगर सरकार में करा रही है और सेम काम अगर कॉर्पोरेट करा रहे हैं तो कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं वो एफिशिएंट क्यों हैं? क्योंकि उनका MPL ज़्यादा है। ठीक है, दैट्स डिटरमाइंड बाय द वेज रेट दैट इज गिवन ना। तो ये इस पॉइंट तक आप हायर करोगे लोगों को, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये आपका इक्विलिब्रियम है बेसिकली लेबर डिमांड के लिए। ठीक है, दैट अ फर्म विल हायर अप टू द पॉइंट, ये बेसिकली क्या बात हुई? अ फर्म विल हायर अप टू द पॉइंट टिल इट्स दिस इक्वेशन मैचेस। इस पॉइंट तक आप लेबर डिमांड करोगे, इसके बाद लेबर डिमांड नहीं करोगे। ठीक है ना? तो दैट मीन्स अगर मेरी रियल वेज रेट इज मोर, अगर माई रियल वेज रेट इज मोर देन दी माई प्रोडक्टिविटी, तो आप वो बंदा कहेगा कि नहीं यार, मैं तो इसको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ और ये मुझसे काम कम कर रहा है और ये मुझे काम कम करके दे रहा है। और अगर मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और वेज रेट कम है तो दैट मीन्स वो बंदा मुझे पैसे कम दे रहा है और मुझसे काम ज़्यादा ले रहा है। जो आप कहते हो ना कि यार ये बंदा तो 5,000 रुपये दे रहा है और काम पूरे 10,000 रुपये का लेता है। सो दैट एसेंशली मीन्स, और प्रॉफिट भी तो ऐसे ही कमाया जाता है ना। कैपिटलिस्ट सेक्टर में प्रॉफिट कैसे कमाएगा? आपका जितना कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में उससे कम आपको पैसे दिए जाए। आपको पैसे दिए गए W/P, सपोज आपको 10 रुपये दिए गए और आपसे काम करा लिया किसी ने 100 रुपये का, तो कॉर्पोरेट इसी बेसिस पे तो कब चल रहा है। ठीक है, आपसे जो प्रोडक्टिविटी ली, MPL जो लिया, वो आपसे 100 रुपये का लिया। सो दैट, और ये कब तक बंदा हायर करता रहेगा? जब तक MPL इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू ये, तब तक आप हायर करते रहोगे इंसान को ना। ये सेम चीज़ जो है यहाँ पर ड्रॉन है, ये देखो, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व था, ये जो हमने ऊपर से निकाला था MPL, एंड ये आपकी 8 रुपीज़ या $8 की आपकी वेज रेट है। ठीक है, ये आपकी वेज रेट, रियल वेज रेट है। तो जहाँ पर ये मैच कर गया, आपने कहा मैं 3 लोग हायर करूँगा। समझ में आया गाइस कि लेबर डिमांड कितनी होगी? तो आपके पास लेबर डिमांड आ गई, लेबर डिमांड इज इक्वल टू 3 people आई विल डिमांड। बट दिस इज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी गाइज। अभी आपको लेबर सप्लाई भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर सप्लाई इज द अदर काइंड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है
यहाँ तक क्लियर है गाइस? एवरीवन, एनी डाउट्स गाइस? प्लीज़ लेट मी नो, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट आया तो बता दो. लेट मी मार्क दिस एज वेल. दस अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, द मार्जिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज द फर्म्स डिमांड फॉर लेबर. ये जो MPL है यही सॉरी ये जो MPL है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमांड फॉर लेबर कर्व. ठीक है, आई रिपीट द ग्राफ. ये देखो हमारा, हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हम बेसिकली देख रहे हैं कि हर एडिशनल लेबर कितना मुझे आउटपुट प्रोवाइड कर रही है. अभी हमने ऊपर से देखा था कि ये MPL है, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन था. ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आउटपुट चेक करा, तो बेसिकली उससे मैंने ये पूरी कर्व निकाली, उसके स्लोप से मैंने ये कर्व निकाला. ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं कब तक एम्प्लॉय करूँगा लोगों को, मैं लोगों को तब तक एम्प्लॉय करूँगा जब तक माई W/P इज इक्वल टू MPL. मैंने किसी को इतना पैसा दिया, दिस इज़ माई पेमेंट, मैं फर्म हूँ. ठीक है, मैं फर्म के एंगल से सोचना. अभी आप फर्म हो, आपने पैसे दिए किसी को W/P और आपने उससे काम लिया, उसने जो आउटपुट बना के दिया आपको वो MPL बना के दिया. उस बंदे का कंट्रीब्यूशन, जो लास्ट बंदा है उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ. सपोज आपकी जो रियल वेज रेट है वो $8 है. रियल वेज रेट दैट मीन्स आपने नॉमिनल वेज रेट, सपोज मैं प्राइसेस कहता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू 1 मार्केट में एंड वेज रेट इज इक्वल टू 8, तो 8/1 आपका 8 हो गया, रियल वेज रेट हो गई. ये जब रियल वेज रेट जो है वो जैसे ही जिस भी पॉइंट ऑफ इस कर्व को टच करेगी वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा. व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज वेयर W/P इज इक्वल टू MPL या MPN, जिसको आप MPN भी बोलते हो. सेम गाइज, डू रिमेंबर, मैं MPL को MPN बार बार बोलता हूँ क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग इज लाइक दैट, मुझे वो L ठीक लगता है. ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है. अभी हम नेक्स्ट बुक जैसे हम डॉनबुश फिशर पाएंगे वो N को L बना देगा. तो वट एवर नोटेशन इज राइट, जो भी आपको नोटेशन समझ में आती है, ठीक है, L या N डजंट मैटर. समझ में आया निकिता? ये इस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं और उस पॉइंट पे आपके पास आ गया मैं 3 लेबर हायर कर. Did you get this point, Nikita? Everyone else? Okay, great. ठीक है. Now, so and demand curve of, why is the demand curve of labor downward sloping? It's because of diminishing returns. क्योंकि हमारे diminishing returns हैं, तभी तो डिमांड कर्व ऑफ लेबर ये जो हमने देखा था, ये क्यों आया था? क्योंकि हर जो आउटपुट आप, हर जो नया एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे थे उसकी वजह से जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा था वो कम हो रहा था, इस रेंज में कम हो रहा था. इसीलिए आपका ये जो इस वाले रीजन में था, इस वाले रीजन में आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. ठीक है, और हमने ये इस पॉइंट पे हायर कर लिया है, ये 3 लोग हमने हायर करने की सोची है. ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अच्छा, अब सबको ऐड कर दोगे, ये तो एक फर्म का हुआ, सबको ऐड कर दोगे, पूरी इकोनॉमी में सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास पूरी की पूरी इकोनॉमी का आ जाएगा. तो ये इफ़ यू रिमेंबर, ये देखो यहाँ पर ना I लिखा था, छोटा I. दिस सब्सक्रिप्ट I बेसिकली सेज दिस इज़ फॉर वन फर्म, दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर फर्म. अब सबको ऐड कर दोगे तो पूरे नेशन का हो जाएगा. ठीक है, पूरे नेशन का अगर आप सबको ऐड कर दोगे, पूरे नेशन का डिमांड कर्व आ जाएगा, लेबर डिमांड कर्व, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ W/P. So labor demand depends on the real wage rate that is being offered. Real wage rate ज़्यादा होगी तो demand for labor भी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, सॉरी नहीं, कम हो जाएगी. अगर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे तो आप कम डिमांड करोगे. अगर आप फर्म हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मार्केट में वेजेस कम होंगी तो आप ज़्यादा लेबर हायर करना चाहोगे, और अगर ज़्यादा मार्केट में वेजेस होंगी तो आप कम लेबर हायर करना चाहोगे. तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड द रियल वेज रेट.
ठीक है, डू रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल ना, ठीक है। और ये कर्व आपको नेगेटिवली स्लोपिंग दिख रहा है, वो भी आपको दिख जाता है। लेट मी शो दैट कर्व टू यू, ये देखो, ये आपका आ गया लेबर डिमांड का नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, ये आपका रियल वेज और ये आपका लेबर डिमांड कर्व, ठीक है। लेबर डिमांड कर्व और रियल वेज के बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब हमें लेबर सप्लाई भी देखना है कि लेबर सप्लाई क्या है, क्योंकि लेबर डिमांड तो हमें पता चल गई, ये लेबर डिमांड कहाँ से आई है, ये लेबर डिमांड आई है प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, इक्विलिब्रियम हमें पता है, इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर आपका MPL इज इक्वल टू W/P, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम देखो W/P है, उस पर ये पॉइंट आएगा। बट अभी हमें सिर्फ ये हमें सिर्फ अभी ये वाली लाइन पता चली है, लेबर डिमांड की हमें ये लाइन पता चली है, और हमें पता है कि जहाँ पर लेबर सप्लाई जो है जहाँ मैच करेगा वहाँ इक्विलिब्रियम बनेगा। बट अब हमें लेबर सप्लाई देखना है कि लेबर सप्लाई क्या हो, कहाँ से आएगा। लेट्स सी दैट। Now for labor supply guys, you need to see guys, तुम लोगों ने वो करा माइक्रो इकोनॉमिक्स में बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, have you done that? Has that been covered? Backward bending supply curve of labor? Any idea guys? किसी ने सुना है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर? ओके, ठीक है। I'll quickly repeat that concept guys. The reason that I'm going to repeat that concept is because only when you know that concept you will be able to appreciate कि लेबर सप्लाई कर्व कैसे आ रहा है, ठीक है। सपोज नाउ इस फंक्शन से देखते हैं, इस इक्वेशन से देखते हैं। देखो हमारे पास 24 घंटे हैं, हाँ सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आवर्स हैं। अब हर आदमी क्या चाहता है कि यार मुझे लेजर मिल जाए, और ये आपके पास क्या है, इनकम है, यहाँ पर इनकम है। हर आदमी चाहता है कि यार मुझे पार्टी करने के लिए मिल जाए, मुझे लेजर के आवर्स मिल जाए। ये यहाँ पर लेजर है, लेजर, ठीक है। और अगर इस तरफ जाओगे, इस तरफ लेजर कम होगा तो दैट मीन्स वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये आदमी है, ठीक है, तो ये आदमी जो है ये पार्टी करना चाहता है सिर्फ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको पता है कि यार पार्टी करनी है तो पैसे भी चाहिए, ठीक है। तो उसका ध्यान तो, उसका मुंह तो इस तरफ है, ठीक है, उसका मुंह तो इस तरफ है, बट उसको खींचा जा रहा है यहाँ से कोई रस्सी बांध के। एम्प्लॉयर जो है, सपोज यहाँ पर एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, एम्प्लॉयर ने ये रस्सी डाली इसके गले में और उसको खींचे जा रहा है, बट इसकी शक्ल जो है वो सिर्फ इस तरफ देख रही है कि यार मुझे पार्टी करने को मिल जाए, और ठीक है। और यही आपकी इंडिफरेंस कर्व दिखा रही है। इंडिफरेंस कर्व्स का शेप देखो गाइस, इंडिफरेंस कर्व्स का शेप जो है इस तरीके से, उसकी जो शक्ल है, उसका जो कन्वेक्स पॉइंट है वो इस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो बंदा जो है वो करना तो पार्टी चाहता है, ठीक है, बट उस बंदे को, बेचारे को, बिकॉज वो कमाना भी चाहता है और पार्टी करने के लिए, और अच्छी पार्टी करने के लिए उसको और ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए वो इस तरफ और मूव करना शुरू होगा। मैं अभी बताऊंगा ये ऐसे इधर क्यों मूव करेगा। बट एसेंशियली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज these are indifference curves of an individual who decides between कि उसको कितनी पार्टी करनी है और कितना पैसा कमाना है। एक इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी मिलेगी, यहाँ पर वो पार्टी ज़्यादा करेगा बट उसका पैसे कम होंगे, यहाँ पर उसके पास पैसे कम होंगे, उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे बट वो पार्टी कम कर पाएगा, बट पार्टी ज़्यादा अच्छी कर पाएगा। तो ये पूरा उसके अंदर वो एक लेवल पे है। सिमिलरली एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। ये बंदा ऊपर वाले और इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है, बिकॉज ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे उसके पास पैसा ज़्यादा है तो पार्टी भी ज़्यादा बढ़िया कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आएगा गाइस, कंसेप्ट इस तरीके से समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई, इंडिफरेंस कर्व्स क्या है और ये क्या है। चलो ठीक है, लेट्स चेंज दिस सिनेरियो। नाउ वी सी दैट आपको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको हर घंटे के लिए काम मिलता है,
तो सपोज़ मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने देखा कि यार अगर मैं 6 घंटे काम कर लूँ, 6 आवर वर्क कर लूँ, 24 आवर टोटल लेजर का है, ठीक है, उसमें से मैंने काम 6 घंटे किया, तभी तो ये 18 आवर्स आ गया ना, 18 आवर्स ऑफ लेजर, 18 आवर्स ऑफ लेजर, एंड ये जो बाकी बचा हुआ 6 घंटे मैंने काम किया। तो 6 घंटे मैं काम करूँगा और मुझे वेज रेट मिल रहा है, मेरा W इज इक्वल टू 2 है, W/P इज इक्वल टू 2 है, रियल वेज रेट 2 है। तो 6 घंटे इंटू 2 इंटू 6 घंटे अगर मैं काम करूँगा तो मुझे $12 मिलेंगे। तो ये आपको दिखा रहा है, ये $12 मिल जाएंगे सर, ठीक है, यहाँ पर। और अगर मैं 24 के 24 घंटे काम करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इंसान वो पागल इंसान है जो 24 घंटे काम कर रहा है और वो लेजर बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं 24 घंटे काम करूँगा तो मुझे $48 मिल जाएंगे, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, आप बर्न आउट कर जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का डिमांड इक्वेशन ही है। जैसे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आप लोगों को, जो मैं लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट के उसमें दिखाया था। तो इमेजिन दैट लेजर, और ये ज़िंदगी में याद भी रखना, लेजर इज अ कमोडिटी, इज अ गुड दैट यू वांट, बट देयर इज अ प्राइस ऑफ लेजर। आप घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है, आपके ग्रेड्स की कॉस्ट क्या है, आपकी आने वाला करियर, और उसकी कॉस्ट क्या है, आपकी आने वाली इनकम, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपकी एक लेजर की एक इम्प्यूटेड कॉस्ट है, और वो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, वेज रेट फॉरगोन, वेजेस फॉरगॉन, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या देखना है, आपके लिए डिमांड किस चीज़ का कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो लेजर का, और उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है वेज रेट, ठीक है। इट्स दैट काइंड ऑफ अ कमोडिटी, और जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा लेजर एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट्स अ नॉर्मल कमोडिटी, इट्स अ नॉर्मल कमोडिटी। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए लेजर कंज्यूम करना। तो जितनी ज़्यादा वेज रेट होगी उतना आप कम लेजर कर लेना चाहोगे, क्योंकि अब आपके लिए लेजर एक्सपेंसिव हो गया है। ये समझ में आया कंसेप्ट गाइस? उल्टे तरीके से कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बट समझ में आ जाना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई कि अगर मेरी वेज रेट बढ़ जाएगी, तो सपोज़ मुझे 1 घंटे के लिए आज की डेट में 3,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर कल को मुझे 1 घंटे के लिए 10,000 रुपये मिल रहे होते, तो मैं कहता अरे यार मैं एक घंटा नेटफ्लिक्स क्यों करूं, मेरी इस 1 घंटा नेटफ्लिक्स की मूवी की कॉस्ट 10,000 रुपये है, मैं काम क्यों ना कर लूँ, 10,000 रुपये क्यों ना कमा लूँ। समझ में आया? ऐसा नो? ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, इफ माई वेज रेट इज इंक्रीजिंग, ये मेरी वेज रेट है W/P, अगर मेरी W/P इंक्रीज हो रही है तो ये एक्सेस पे जो कट है वो इंक्रीज करता हुआ कर जाएगा। अगर मैं 24 घंटे काम करूँ और $3 मुझे मिल रहा है तो $72 मैक्सिमम मैं कमा सकता हूँ। अगर $4 मुझे मिल रहा है 24 घंटे काम करूँ तो मैं $96 कमा सकता हूँ। तो जितना वेज रेट बढ़ेगी, तो पहले जब वेज रेट कम थी तो मैं कह रहा था मैं 6 घंटे काम करूँगा, ठीक है, फिर वेज रेट हो गई 3, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो $3 हो गया है, तो मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं जब आया तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, हेलो Dr. Karima, I am in a class right now. Can I give you a call in half an hour? I'll give you a call in half an hour, 45 minutes. Okay. Yeah. So the thing is, that अगर मेरी जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ। देखो जैसे ही 3 हुआ वेज रेट, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 घंटे और काम करना शुरू कर दिया, मैंने अब 8 घंटे काम कर लिया। और जैसे ही 4 हुआ तो मैंने कहा यार अब तो और महंगा हो गया, तो मैं और काम कर लेता हूँ। तो मैंने 8 घंटे की जगह मैंने 9 घंटे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है।
बट क्या आप ऐसे इंक्रीज करते रहोगे? क्या मैं और वेज रेट इंक्रीज करता रहूँ तो क्या मैं और ज़्यादा कंज्यूम करता रहूँगा, और ज़्यादा काम बढ़ा दूंगा? वुड यू से सो? स्विगी वाले डिलीवरी वाले को सोच लो कि स्विगी वाले को मैंने कहा चल 10 रुपये डिलीवरी तुझे और दे दूँगा, फिर मैंने कहा तुझे मैं 15 रुपये डिलीवरी दे दूँगा, फिर मैंने तुझे कहा 20 रुपये डिलीवरी दे दूँगा। अरे वो एक टाइम पे आएगा, कहेगा कि भाई साहब मुझे बाइक चलाने के लिए कम से कम 8 घंटे सोने की भी तो ज़रूरत है, मैं बाइक चलाता हुआ कहाँ तक कितने घंटे बाइक चला लूँगा? तो दैट मीन्स एक टाइम आएगा जब आप सब्स्टिट्यूशन, जब हम वेजेस बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं अपनी जो कमोडिटी है विच इज़ माई लेजर उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट जो होगा, ये देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, मेंशन क्यों नहीं होगा? कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। हाँ ये देखो, ये आ गया ना, एनालोगस टू सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट, जो मैंने सिखाया था आपको, सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट एंड इनकम इम्पैक्ट। तो जब आपका वेजेस कम होती हैं तब आप कहते हो कि चलो ठीक है यार, मुझे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ अपना लेबर फॉर लेजर एंड माई सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट इज मोर देन माई इनकम इम्पैक्ट। ठीक है, बट एक टाइम आएगा एट हायर लेवल ऑफ रियल इनकम लेजर बिकम मोर डिजायरेबल। आप कहोगे कि यार मुझे सोने की तो ज़रूरत है, तब आप कहते हो कि यार मेरा सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट जो है, योर इनकम इम्पैक्ट विल आउटवे माई सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट। तो एक टाइम आएगा व्हेन योर इनकम इफेक्ट विल बी मोर दैन योर सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये तब तक इंक्रीज करता रहेगा। ये एक्चुअली अगर आप पूरा सप्लाई कर्व देखोगे तो ऐसा करके बनेगा। इस पीरियड में आपका सप्लाई कर्व में सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट इज मोर देन इनकम इफेक्ट एंड इस वाले रेंज में इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये आपने माइक्रो में सीख लिया होगा। सो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन जनरल यू शुड नो दिस। सो व्हाट यू हैव सीन इज दैट इफ यू कीप इंक्रीजिंग द वेज रेट, पहले बंदा देखा, आपने देखा कि $2 वेज रेट थी, उसने 6 घंटे काम किया। $3 वेज रेट हो गई, उसने 8 घंटे काम कर लिया। $4 हो गई, उसने 9 घंटे काम कर लिया। तो द मोमेंट यू आर इंक्रीजिंग द रियल वेज रेट, वो नंबर ऑफ आवर्स अपने इंक्रीज कर रहा है बंदा। ठीक है, बट एक टाइम के बाद वो कम भी कर देगा। ठीक है, उसको हम बैकवर्ड बेंड बोलते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया गाइज? डिड यू गेट दिस कंसेप्ट? Any issues in this concept? Okay, so what we have reached guys, what we have understood from this is, ये पूरा information हमें ये पता चला that our labor supply curve is positively related to wage rate. जितनी ज़्यादा wage rate होगी उतनी ज़्यादा मेरी लेबर सप्लाई होगी। तो अब हमारे पास जो हमारी जिगसॉ पजल है उसमें दोनों एलिमेंट्स आ गए, लेबर डिमांड भी आ चुकी है एंड लेबर सप्लाई भी एलिमेंट आ चुका है। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, ये पूरा एलिमेंट आपने देख लिया। अब हमारे पास आउटपुट भी पता है, हमें लेबर डिमांड भी पता है और लेबर सप्लाई भी पता है। अब इन तीन रिलेशन से हम आउटपुट निकालते हैं। अब वो आउटपुट कैसे निकालेंगे? हमारा लेबर डिमांड विल बी इक्वल टू लेबर सप्लाई। ये हमारे एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं गाइज। एंडोजेनस वेरिएबल्स, रिमेंबर द नेम, जो वेरिएबल्स मॉडल के अंदर डिटरमिन होते हैं वो सारे एंडोजेनस वेरिएबल्स हैं। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज आर डेजिग्नेटेड एज एंडोजेनस वेरिएबल्स। ये मॉडल के अंदर डिटरमिन हो रहे हैं। मॉडल के बाहर डिटरमिन क्या हो रहा है? कैपिटल कितनी है, क्योंकि ये देखो ये जो है ये एलिमेंट ये मॉडल के बाहर डिटरमिन हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या है? ये मॉडल के बाहर डिटरमिन हो रहा है। ये हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है हमारे कंट्रोल में। तो जहाँ पर लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई मीट करेगी वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा और उसी से आपका आउटपुट मिलेगा। लेट्स सी दिस।
लेट्स सी दिस, आपकी लेबर डिमांड ये रही, आपका लेबर सप्लाई शेड्यूल ये रहा, जहाँ पर ये मैच मीट किया, दोनों के दोनों रियल वेज रेट के हिसाब से बने, जहाँ ये मीट किया वो आपका इक्विलिब्रियम हो गया, उससे आपने नीचे देखा तो आपका आउटपुट ये आया, उस आउटपुट को आप अब लेबर जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन था, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी तरफ ले जाओगे। ये आपकी सेम देखो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी है, सेम एन नॉट को आप ले जाओगे यहाँ पर, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना आउटपुट बन रहा है, वाई नॉट आउटपुट बन रहा है। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम गाइज, बिकॉज you will be asked to draw these diagrams in your exams. ठीक है, the topic that I'm doing, the section that I'm taking up is the most important section of your entire syllabus. In fact, around 45% to 50% of the paper might be made from this section only. ठीक है, so and इसी में सबसे ज़्यादा मैथ्स भी आएगी, इसी के अंदर न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, इस पोर्शन में न्यूमेरिकल भी एक दो आ सकते हैं, एंड इसी पोर्शन से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे। तो ये आपको डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए कि हाउ इज आउटपुट डिटरमिन्ड इन द क्लासिकल मॉडल। डायग्राम समझ में आया गाइस? सबको डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, ये डायग्राम आपके हाथ से बन जाना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर कि दोनों में नीचे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर आपके पास रियल वेज है, और यहाँ पर आपके पास आउटपुट है। एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट है गाइस? अभी पूछ लो, बाद में कंफ्यूजन हो। गुड 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 गुड। कहाँ है छवि? कहाँ है छवि? कोई डाउट है? छवि कहाँ चली गई? छवि इस गायब। नॉन इकोनॉमिक्स और कौन है? अच्छा छवि है, ठीक है, ग्रेट। चलो लेट्स मूव अहेड। अब हमने क्या किया, हमने ये आउटपुट को डिटरमिन कर लिया। नाउ रिमेंबर गाइस दैट दिस आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन सप्लाई साइड फैक्टर्स। ठीक है, सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स पे डिटरमिन करेगा। लेट्स सी दिस इन क्लासिकल मॉडल, द फैक्टर्स दैट डिटरमिन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, just a second guys, yes, so in classical model guys, factors that determine output and employment are those which determine the position of labor demand and labor supply. ये क्यों बोल रहे हैं? ये देखो ना, आउटपुट किस चीज पे डिटरमिन कर रहा है? आउटपुट डिटरमिन कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में y डिपेंड्स ऑन n, एंड n किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? n डिपेंड कर रहा है कि लेबर डिमांड कितनी हो रही है फंक्शन, और लेबर सप्लाई कितनी हो रही है फंक्शन। अगर मेरा लेबर डिमांड फंक्शन ऐसे मूव कर जाए, इतना आगे मूव कर जाए, तो मेरी क्या होगा, मेरी लेबर डिमांड इतनी हो जाएगी, ये आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और ये मेरा आउटपुट हो जाएगा, फिर मेरा आउटपुट ये हो जाएगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक, देखो लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई, सपोज मेरी लेबर डिमांड बढ़ जाती है किसी भी एक्स वाई रीज़न से, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, n0 से n1 हो गया, और मैं नीचे ये फंक्शन बना के चल रहा हूँ, ये मेरा आउटपुट फंक्शन है फॉर kn, ये मेरा n है, तो मैंने पहले इतना n0 लगा रखा था, अब मेरा ये n1 हो गया, सो माई आउटपुट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम y0 टू y1। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज कि लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई को क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है। जो भी चीज़ लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई को इम्पैक्ट कर देगी, वो आपका आउटपुट को भी डिटरमिन कर देगी एंडोजेनसली। ठीक है, एक्सोजेनस फैक्टर्स भी आएंगे, ठीक है, बट ये चीज़ याद रखना। और अभी हमें यहाँ पर कहीं पर भी मनी की तो बात ही नहीं करी। ये जो अभी हम वेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये मनी वेजेस कैसे चेंज हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव हियर। सो सपोज एक टेक्निकल शिफ्ट हो जाता, चलो टेक्निकल शिफ्ट आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट सपोज आपको मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ यहाँ पर। सपोज कोई टेक्निकल शिफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल गाइस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये मेरी लेबर डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? लेबर डिमांड किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? वो डिपेंड करती थी W/MPL पे। याद है, W/MPL इज इक्वल टू W/MPL इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये इस बेसिस पे बना था ना गाइस, ये पूरा का पूरा फंक्शन। नाउ
अब जब मैं घर पे बैठ के पढ़ा सकता हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू, सपोज जूम आने से क्या हुआ, जूम आने से क्या हुआ, या अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट्स, अपने पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स कॉर्पोरेट्स में हों तो वो क्या बोल रहे होंगे, वो बोल रहे हैं यार ये पैंडमिक की वजह से अब ऑफिस ज़्यादा काम करा रहा है। हैव यू हर्ड दिस गाइस, हैव यू हर्ड दिस कि पैंडमिक में सर्विस सेक्टर वाले लोग कह रहे हैं कि यार अब ऑफिस का और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सुना है गाइस, ये आर्गुमेंट सुना है? क्योंकि अब आपको एम्प्लॉय जो है वो एक तो ऑफिस जाने की उसकी दिक्कत नहीं, दूसरा अब वो घर बैठ के काम कर सकता है, अब वो 24 घंटे भी काम करा लो उससे। तो अब क्या हो गया, मेरी जो प्रोडक्टिविटी जो थी, MPL क्या होता है, MPL में कितना आउटपुट बना रहा हूँ, अब MPL जो है वो इंक्रीज कर गया, मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट जो हो गई वो कम हो गई। And what was the equilibrium? Equilibrium was marginal cost is equal to W by MPL. MPL, ठीक है, and या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि W और by P is equal to marginal cost is equal to price, हाँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ W by P is equal to MPL। अब मेरी MPL तो बढ़ गया ना गाइस, मेरा MPL तो बढ़ गया। अब मेरा MPL बढ़ गया तो क्या होगा, मेरा डिमांड कर्व ऑफ लेबर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, मैं ज़्यादा एफिशिएंट हो गया ना टेक्नोलॉजी की वजह से, जूम की वजह से, और मेरा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर तो अभी भी वैसा ही है। तो ऑल्दो मेरी थोड़ी सी वेजेस भी बढ़ेंगी साइमल्टेनियसली, मेरी थोड़ी सी वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को, बट उसकी वजह से मेरा आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया है, और ये जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। पहले आपका फंक्शन ये था f डैश, पहले f था, अब f डैश हो गया, ठीक है। आपकी लेबर सेम ही है, ठीक है, सेम लेबर पर, सेम लेबर पर, सेम लेबर पे भी आप ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। सेम लेबर पे भी आप ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा भी हायर कर लोगे, ठीक है। तो ये आप बेसिकली आप आर्ग्यू कर रहे हो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो, बट अब ये अभी हमारा आर्गूमेंट देना नहीं है, हम जस्ट शोइंग यू कि क्या आर्ग्यूमेंट है ना। सो ultimately what we are saying is that in the classical model, this is the most important line guys of your entire chapter. In the classical model, all variables affecting supply side of the market of output, the amount that firms choose to produce, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द आउटपुट आर ऑल दोज वेरिएबल्स जो सप्लाई साइड ऑफ द आउटपुट पे मैटर करते हैं, जो बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि फर्म कितना आउटपुट बनाएगा, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्लासिकल मॉडल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमिन्ड सोनली बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स। सप्लाई साइड फैक्टर की डिमांड कितनी होगी लेबर की, वो भी तो एक सप्लाई साइड फैक्टर है, एंड सप्लाई कितनी होगी। आई रिपीट दिस what we are saying is that the factors determining the output क्या है, y कितना बनेगा in the classical model is factors determining the output in the classical model is that all variables affecting the supply of the market for output, ठीक है। जो फैक्टर्स सप्लाई साइड पे काम करते हैं, जो भी सारे फैक्टर्स, देयर इज अ बैटरी इशू आई गेस, चार्ज, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज that a common feature of factors determining output in the classical model is that all are variables affecting the supply side of the output. अब supply side of the output पे क्या है, supply side ये कैसे बनेगा, ये डिपेंड करेगा n कितना है,
ठीक है, आपका आउटपुट कितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, आप 1000 जूते प्रोड्यूस करोगे, 50 जूते प्रोड्यूस करोगे, डिपेंड करेगा कि आपने लेबर कितनी हायर करी है। लेबर हायर करना एक सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, एंड लेबर हायर जो कितनी करोगे वो डिपेंड करेगा कि लेबर की डिमांड कितनी है एंड लेबर की सप्लाई कितनी है। ये सारे के सारे सप्लाई साइड के फैक्टर्स हैं। आपने डिमांड साइड पे तो कुछ देखा ही नहीं, आप तो सिर्फ फर्म की सप्लाई साइड देख रहे हो ना, कि फर्म कितना लेबर डिमांड करती है, लोग कितना लेबर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो डिटरमिन करेगा एम्प्लॉयमेंट। और किसकी एम्प्लॉयमेंट? सप्लाई साइड ऑफ द फर्म, ठीक है। सप्लाई साइड का मतलब कौन होता है? सप्लाई साइड का मतलब होता है जो आदमी बेच रहा है प्रोडक्ट। फर्म के बारे में बात करें ना, अभी तक हमारा सारा एनालिसिस फर्म पे है, तो फर्म कितनी एम्प्लॉयमेंट करेगा वो मैटर करता है, और सारी फर्म्स मिलके फिर आउटपुट बनाएंगे। तो एवरीथिंग इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज अ सप्लाई साइड मॉडल। समझ में आया ध्रुवी? हम सिर्फ फर्म के एंगल से सोचे जा रहे हैं कि मार्केट में कितना, हमने कंज्यूमर को तो देखा ही नहीं कि यार कंज्यूमर भी तो कुछ चाह रहा होगा। याद है हमारी स्टेटमेंट दैट वी डू नॉट वांट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हम कह रहे हैं कि डिमांड अपने आप हो जाएगी, आप बना दो, आप 1000 जूते बना दो, लोग मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। इट्स समथिंग लाइक इंडिया का मोमोज मार्केट है। इंडिया की मोमोज मार्केट में आप कुछ भी बना दो, आप उसके अंदर चिकन के अंदर चिकन डालो कि चिकन के अंदर बकरी डालो कि चिकन के अंदर आप कबूतर डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सारा खा जाएंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी सिंपल। या उसके अंदर तुम गली का अगर डॉग को पकड़ के डाल दो तो भी हम खा जाएंगे। तो इन इंडिया, इन दी मोमोज मार्केट, वी डू नॉट, हम डिमांड के बारे में बात नहीं करते। तुम 4 मोमोज वाले एक साथ खड़े कर दोगे, चारों में इंडिया में भीड़ लग जाएगी। अगर प्री कोविड सिनेरियो अगर आप देख लो, सिर्फ उसके अंदर साथ में आप क्या करो, उसके अंदर आप खूब सारे मेयोनीज साथ में दे दो, देखो कैसे लोग टूट टूट के पड़ते हैं हमारे मोमोज के ऊपर, ठीक है। हमें बस टेस्ट चाहिए, हमें मतलब नहीं अंदर क्या सामान है। सो समथिंग लाइक दैट, कि हम सिर्फ सप्लाई साइड ही देख रहे हैं, हम डिमांड साइड देख ही नहीं रहे हैं। तो ये हम क्लासिकल मॉडल के अंदर बोलते हैं दैट क्लासिकल मॉडल के अंदर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर सोलली डिटरमिन्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स, ठीक है। एंड ये हमारा आउटपुट और ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। और अच्छा, अब लास्ट चीज़ जो हम आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारा प्राइसेस चेंज होंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होता है। Yeah. So let's see this. Let's see the last thing. Now, so what will happen in case of प्राइस चेंजेस के केस में या मॉनेटरी चेंजेस के केस में क्या होगा। सेम इक्वेशन को गाइस हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन मनी वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ रिमेंबर दिस डिफरेंस। जो पिछली इक्वेशंस थी उसमें हमने क्या किया था, पिछली इक्वेशन में हम रियल वेज और एम्प्लॉयमेंट बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम मनी वेज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ W ले रहे हैं, W/P नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर W/P ले रहे हैं, यहाँ पर सिंपल W ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड के बारे में बात करते हैं कि क्या होगा अगर मेरी लेबर सप्लाई, सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरी लेबर सप्लाई डिपेंड करती है कि प्राइस कितना है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, मैं अब लेबर सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ और लेबर सप्लाई एट प्राइस P1, ठीक है। वैसे मेरी यहाँ पर लेबर सप्लाई क्या थी, यहाँ पर मेरी लेबर सप्लाई वाज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर वाज अ फंक्शन ऑफ W/P, ठीक है ना। अब हम सिमिलरली लेबर डिमांड का भी हमें फंक्शन पता था कि लेबर डिमांड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ W/P। ना गाइस टेल मी, अगर मैं वेजेस ना चेंज करूं और प्राइस बढ़ जाए तो मैं लेबर सप्लाई अपनी इंक्रीज करूंगा कि कम करूंगा।
खुशी और माइक इज ऑन बट कुछ आवाज़ नहीं आ रही, ये और बात है। समझ में आया क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज दैट सपोज मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया बट वेज रेट चेंज नहीं करी। अल्टीमेटली तो मेरा, मैं किस पे काम करता हूँ, W/P पे काम करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए हैं बट मेरी वेज रेट सेम ही है, तो मुझे हर्ट फील होगा या मुझे अच्छा फील होना चाहिए, और उसकी वजह से मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा कि कम काम करना चाहूँगा? सोच के देखो गाइस, व्हाट विल हैपन? अरे ज़्यादा क्यों काम करोगे, कम काम करोगे ना। आपको, आपका मार्केट में प्राइस बढ़ गया, आपको वेज रेट सेम मिल रही है, तो आप कम काम करोगे। आपको रियल वेजेस तो आपको कम मिल रही है ना। मेरी सैलरी सेम है बट पीछे से प्राइसेस इंक्रीज होए जा रहे हैं, तो मैं तो कम काम करूँगा। मैं कहूँगा यार मुझे इफेक्टिवली तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए व्हेन यू सी, जब आपके प्राइसेस सपोज डबल हो गए प्राइसेस, तो मेरा लेबर सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और डबल और ट्रिपल हो गए प्राइसेस तो मेरा लेबर सप्लाई और अंदर शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है लेबर सप्लाई का, वो बेसिकली एक लेबर सप्लाई कर्व एक प्राइस पे बना है। इस प्राइस पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे अगर मेरी मनी वेज बढ़ती रहेगी तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पर वेजेस निकालूँ और यहाँ पर एक लेबर सप्लाई फंक्शन दिखाऊँ, ठीक है, ये नॉमिनल लेबर सप्लाई पे फंक्शन है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो मैं जितना ज़्यादा वेज रेट दूंगा उतना ज़्यादा सप्लाई ऑफ लेबर मुझे जितनी ज़्यादा वेजेस होंगी उतना ज़्यादा मेरे पास एम्प्लॉयमेंट करता रहूँगा, उतनी ज़्यादा मेरे पास लोग आएंगे हायर करवाने के लिए अपने आप को। बट ये तो हुआ जब मैं वेज रेट बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सेम वेज रेट रखूँ और प्राइसेस बढ़ जाएं, तो इमेजिन दिस सिनेरियो कि ये हमारा एक लेबर सप्लाई है, और ये लेबर सप्लाई, रिमेंबर गाइस, ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे है, ठीक है। तो अगर मैं इतनी सैलरी देता हूँ W0, तो मेरे पास इतने लोग आते हैं काम करने के लिए। अगर मैं W1 देता हूँ तो मेरे पास इतने लोग आते हैं कि अच्छा मुझे नौकरी दे दो। अगर मेरे पास इतने होता है, इतनी सैलरी देता हूँ तो मेरे पास इतने लोग आते हैं काम लेने के लिए कि यार मुझे नौकरी दे दो। बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज, सपोज मैं W1 दे रहा हूँ सबको, और मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएगा। प्राइस अगर डबल हो गया तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस वेज रेट पे अब मेरी रियल वेज रेट क्या हो गई, अब मेरी ये मेरी नॉमिनल वेज रेट थी, तो अब मेरे लोग जो हैं वो कहेंगे कि यार हमें कम पैसे, हम कम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता हुआ जाएगा आप कम काम करोगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से लेट्स सी दी अदर कर्व। ये तो लेबर सप्लाई के बारे में हो गया, ठीक है, लेबर सप्लाई के बारे में कि लेबर प्राइस इंक्रीज होगा तो लेबर सप्लाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता रहेगा। लेबर डिमांड के बारे में देखते हैं। व्हाट इज लेबर डिमांड? लेबर डिमांड वाज नथिंग बट MPL इज इक्वल टू वेज अपॉन प्राइस, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू राइट इट इन W टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, W इज इक्वल टू MPL इंटू प्राइस। ये लिखा है ना, देखो यहाँ पर मनी वेज लिखा है, यहाँ पर दैट इज W लिखा है ना, तो W इज इक्वल टू MPL इंटू प्राइस ही होगा, MPN इंटू प्राइस, MPN इंटू प्राइस, MPN इंटू प्राइस, ठीक है। तो दैट मीन्स, और ये प्राइस क्या है गाइस, ये मार्केट का प्राइस है, प्रोडक्ट का जूते का प्राइस जो होता है, एग्जाम्पल शूज़ का। अगर शूज़ का प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा कि कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसे आएंगे कि कम पैसे आएंगे। अगर मार्केट में जूते का प्राइस एकदम से इंक्रीज हो गया किसी भी रीज़न से, तो मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा कि कम आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा गाइज, तो मैं ज़्यादा लोग हायर करना चाहूँगा कि मैं प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँगा, और ज़्यादा लोग हायर करना चाहूँगा कि कम लोग हायर करना चाहूँगा। मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो मैं ज़्यादा लोग हायर करना चाहूँगा या कम हायर करना चाहूँगा।
ज़्यादा लोग हायर करना चाहूँगा तो देखो लेबर डिमांड कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट किए जा रहा है। मेरी डिमांड फॉर लेबर बढ़ रही है जैसे जैसे, अब ये देखो लेबर डिमांड, इस डायग्राम से ना पूरा 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 डायग्राम कंफ्यूज कर देता है। एक एक डायग्राम बना के देखो, ये मेरा फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू एम पी एल इंटू प्राइस वन, ठीक है। अब मैंने क्या हुआ, अब प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो गया तो मेरा ये फंक्शन ऑब्वियसली ये बढ़ गया और आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के फंक्शन देखता हूँ, ठीक है। पहला आपका मूव हुआ यहाँ से यहाँ, देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, मैं लेबर ज़्यादा चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं लेबर ज़्यादा चाह रहा हूँ, प्राइस इंक्रीज हुआ। अब मुझे अगर ज़्यादा, तो मार्केट में लेबर सप्लाई कम हो गई, यही हुआ ना। प्राइस पहले P1 था, P1 से P2 हो गया तो मेरी डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई बट सप्लाई फॉर लेबर कम हो गई, यही होगा गाइस। ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है या नहीं है? पहली बात तो ये, जब प्राइस P1 से P2 हो गया, P1 से ये P2 क्या है, बेसिकली ट्वाइस ऑफ P1 है, प्राइस डबल हो गया, तो मेरी डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, बट लोगों के पास पैसे कम हो गए, जो वर्कर्स हैं उनकी सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गई। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं लोगों को कैसे हायर करूंगा? नाउ गिव मी अ सोल्यूशन। मैं लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूं अपनी तरफ? जब मैं इनकी सप्लाई कैसे बढ़ा सकता हूं? जब मैं उनको कहूं कि यार चलो पैसे भी ज़्यादा ले लो, वेजेस भी ज़्यादा ले लो। तो अल्टीमेटली अगर मेरी मार्केट में प्राइस डबल हुआ है तो मेरी वेजेस भी डबल होनी चाहिए, तभी जाके मैं सेम लेवल पे पहुंच पाऊंगा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरी वेजेस डबल हो गई, मेरे प्राइसेस भी डबल हो गए, मैं सेम इक्विलिब्रियम पे आ गया, सेम घूम फिर के मैं यहाँ से सेम उस पे आ गया। तो इस पॉइंट पे मार्केट वापस क्लियर कर गई। सिमिलरली अगर और मेरे प्राइसेस 3 गुना हो गए इससे कंपेयर, तो मेरी जो वेजेस हैं वो वापस 3 गुना बढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके मैं सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ पाऊंगा। ये पॉइंट बहुत क्लियर होना है। इसको बोलते हैं कि वेज मार्केट जो है, लेबर मार्केट क्लियर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग ऑफ लेबर मार्केट। और ये इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, जल्दी जल्दी होना चाहिए। आगे जाके अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स में और आगे जाके बढ़ोगे तो आगे जाके हम बात करेंगे कि मार्केट क्लियर नहीं करती है, ठीक है, कहीं यहाँ जाके अटक जाएगी, यहाँ जाके अटक जाएगी, ठीक है। हम सिंपल कह रहे हैं ये एकदम से यहाँ जंप कर जाएंगे, एकदम से यहाँ जंप कर जाएंगे इमीडिएटली। एवरी पर्सन हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन, एवरी पर्सन हैज़ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड द मार्केट्स विल क्लियर। ये जो हमने शुरू में अजम्पशन करी थी वो अजम्पशन अब यहाँ पर आ रही है। सो अल्टीमेटली वी विल बी बैक एट दिस लेवल। तो कैन यू सी है W by P1 is equal to two times W by W1 by P1 is equal to 3 times W by P1, सेम लेवल पे ही हो, ठीक है। इसी डायग्राम को अगर मैं आपको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूं तो मैं इस तरीके से बनाता हूं। ये देखो गाइस, ये डायग्राम मेरे साथ साथ बना लेना। This is the last thing that we are doing, but this is a very important diagram. देखो, ये हमारी लेबर डिमांड कर्व है, ये मेरी लेबर सप्लाई है, और यहाँ पर मैंने बनाया है रियल वेजेस, ठीक है। रियल वेजेस ऑलवेज रिमेंबर इज W by P, W1 by P1। यहाँ पर मैं नॉमिनल वेजेस के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मैं नॉमिनल वेजेस के बारे में बात करूँगा। ये मेरा है डिमांड फॉर लेबर विच इज़ MPL इंटू प्राइस 1, ठीक है, ये वेज रेट 1 है। और सपोज अब मैं सप्लाई बनाता हूँ, सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज एट P1। अब व्हाट हैपन, माय
prices increased, ठीक है, so I demanded more of labor, MPL into twice of P1, ठीक है, एंड तो अगर सप्लाई इतनी होगी तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इसको बस पे आ जाओ, ये N नॉट है, N नॉट है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, मैं इतना मेरी डिमांड आ रही है, ठीक है, और लोग अभी आएंगे नहीं, ठीक है, लोग कहेंगे कि यार हम तो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग क्या कहेंगे, देखो लोगों का देखते बताते हैं हम आपको, लोगों ने क्या किया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है, पीपल आर सेइंग 2 टाइम्स ऑफ P1 है ना, 2 टाइम्स ऑफ P1, लोग कह रहे हैं कि हम इतना देंगे, आप मांग रहे हो इतना, आप फर्म हो, आप कह रहे हो मुझे इतना एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोग कह रहे हैं हम इतना ही देंगे, तो जब मांगने वाले जो आपसे काम कराना चाह रहा है वो ज़्यादा है और काम करने वाले कम है, तो क्या होता है, वेजेस इंक्रीज होती है ना, कम लोग काम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोग काम करवाना चाह रहे हैं, तो वेजेस इंक्रीज होंगी, तो बेसिकली दिस विल शिफ्ट अप, अब आपका आएगा इम्पैक्ट कि वेजेस इंक्रीज होंगी और अल्टीमेटली नए वेजेस जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ये आपका वेज रेट था W1, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ W1, ठीक है, और आप घूम फिर के वापस सेम लेवल पे आ जाओगे, इसी लेवल पे आ जाओगे, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W1 अपॉन ट्वाइस ऑफ P1। और अगर मैं आउटपुट के टर्म्स में देखूं तो आउटपुट मेरा ये सेम चल रहा है, ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k एंड n, ये मेरा n नॉट अभी भी चल रहा है, इस पे मुझे आउटपुट मिला, इस पे मुझे ये आउटपुट मिला y नॉट, ठीक है, इस y नॉट को मैं लेके गया यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं एक 45 डिग्री लाइन बना देता हूँ, 45 डिग्री की एक लाइन बना देता हूँ, 45 डिग्री की लाइन कुछ नहीं करती, मैप करती है एक दूसरे से, कुछ नहीं करती, और ये गया, ये यहाँ पर भी आउटपुट है, ये भी y नॉट है और ये भी y नॉट है, 45 डिग्री लाइन का ब्यूटी क्या होती है, सेम चीज़ मैप कर देता है, एंड इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई का मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, y है और प्राइसेस हैं, एग्रीगेट सप्लाई किस में होता है, एग्रीगेट सप्लाई बनता है बिटवीन प्राइसेस एंड y, याद रखना अब ये चीज़, कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, इस लाइन को मैं ऊपर लेके गया यहाँ पर, क्योंकि ये y नॉट दिखा रहा है ना, ये y नॉट को मैं ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, अब मेरे पास ये एक y नॉट आ गया, ठीक है, और मेरे पास दो अलग अलग प्राइसेस हैं, एक मैंने प्राइस देखा प्राइस एट P1 और एक फिर देखा एट ट्वाइस ऑफ P1 पे भी सेम प्राइस है, सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है y नॉट और सेम उस पर, दिस इज माई AS फंक्शन, ठीक है, बेसिकली मार्केट में प्राइसेस डबल हो गए, बट इक्विलिब्रियम प्राइसेस में इस तरीके से हुआ कि जैसे ही प्राइसेस डबल हुए एकदम से वेजेस भी डबल हो गई, सो एज टू कीप द रियल वेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड द आउटपुट डज नॉट मूव, क्योंकि ये जो है लॉन्ग रन में जो आउटपुट है वो रियल फैक्टर्स पे डिटरमाइन करता है, प्राइस इज नॉट अ रियल फैक्टर, मनी वेजेस इज नॉट अ रियल फैक्टर, एवरीथिंग विल एडजस्ट एंड द आउटपुट विल स्टिल टू बी एट y नॉट। ये डायग्राम के साथ सब कुछ समझ में आ गया तो आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स समझ नहीं आया, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली, अब ये बहुत सारे जो डायग्राम्स थे, this is exactly which is encapsulated here. Can you see? Classical aggregate supply curve, P naught, P1, twice of P1, thrice of P1 and आपका same level of output पे, ये Y1 आउटपुट था, ये देखो वो उन्होंने एक डायग्राम में बनाया नहीं है, मैंने एक डायग्राम में बना दिया है बस, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है, N1। Yes, I will just show you the sequence of diagrams. ये देखो
देखो क्या हुआ, मैं पूरी स्टोरी आपको शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाइस दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्राइस भी डबल कर दो तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आउटपुट बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। मेरा प्राइस जो है वो P1 से ट्वाइस ऑफ P1 हो गया, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पर, मेरा इसमें कोई चेंज, एम्प्लॉयमेंट में चेंज क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मेरा पहले डिमांड चेंज होगी। मान लो मेरा प्राइस चेंज हुआ ट्वाइस ऑफ P1 से, तो मेरे लेबर डिमांड जो होगी वो पहले लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई यहाँ पर थी, अब देखो लेबर डिमांड जो है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, बट लेबर सप्लाई जो है वो कहाँ है, लेबर सप्लाई तो यहाँ पर है, लेबर सप्लाई यहाँ है, लेबर डिमांड यहाँ है लेबर सप्लाई यहाँ आ चुकी है, क्यों, क्योंकि लोगों को कम पैसा मिला है, और लेबर सप्लाई जो है वो यहाँ पर आ गई है, लेबर डिमांड जो है यहाँ पर है। तो अब लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड कहाँ मीट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो यहाँ मीट कर रहे हैं ना। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस व्हाट हैज हैपेंड इज फर्म्स वांट टू हायर मोर पीपल वाइल पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, क्योंकि उनकी रियल वेज कम हो गई है। बिकॉज ऑफ दिस डिसइक्विलिब्रियम, ये जो डिसइक्विलिब्रियम आ गया है इन दोनों गैप के बीच में, इसकी वजह से देयर इज अ पुश टूवर्ड्स वेजेस। अब क्योंकि ज़्यादा लोग काम करवाना चाह रहे हैं और कम लोग काम करना चाह रहे हैं, तो मार्केट में वेजेस बढ़ जाएंगे। मार्केट में वेजेस तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक नया वेज रेट ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वेज नहीं हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ, पहले मेरी रियल वेज क्या थी, W1/P1, अब मेरी रियल वेज क्या हो गई, 2 टाइम्स W1 2 टाइम्स P1, तो ये तो बेसिकली कट के सेम ही हो गया ना। तो आप अल्टीमेटली घूम फिर के आपकी मनी वेज डबल हो जाएगी, आप सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे, और यही यहाँ पर सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर N0 भी दिखा रहा है। एंड इसी फंक्शन को मैं नीचे लेके गया, हमने क्या बोला था कि एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन्स आउटपुट, मैंने एम्प्लॉयमेंट देखा, उस एम्प्लॉयमेंट पे Y0 आउटपुट बन रहा है, और इसको मैं लेके गया, मैं डायग्राम के टर्म्स में दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सारे डायग्राम एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक 45 डिग्री लाइन बना दी। 45 डिग्री लाइन का ब्यूटी क्या होती है, 45 डिग्री लाइन अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 दिखाएगा, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 दिखाएगा, ये 45 डिग्री लाइन की क्वालिटी होती है। तो 45 डिग्री लाइन है, उसमें यहाँ पर भी आउटपुट है और यहाँ पर भी आउटपुट ही है, तो जितना आउटपुट यहाँ आएगा उतना ही मिरर यहाँ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आउटपुट लेके गया, इससे मुझे यहाँ पर ये आउटपुट मिल गया, फिर मैं उसको डायग्राम के टर्म में दिखाने के लिए ऊपर ले गया, तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट पे मुझे अलग अलग प्राइसेस मैंने ट्राई करे, बट मेरा आउटपुट सेम Y0 ही रहा, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट N0 ही रहा, और एम्प्लॉयमेंट N0 ही रहा क्योंकि वेजेस डबल हो गए। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ओके, माय क्वेश्चन इज विद छवि पक्का क्लियर हुआ? Everyone else guys, I know this is a very technical concept, but you should start getting this technical concept because this is just the starting. Okay, we are going to do much more technical things here. Yes, exactly. Why is the output? कितने जूते बने, कितने मोमोज बनाए आपने, जो भी आप फिगर लेना चाहते हो, जो भी आप इमेजिनेशन करना चाहते हो वो कर लो। अल्टीमेटली आप कितने कंट्री में जूते बनाते हो, वेयर इज इनकम? इनकम तो निकिता, इनकम जो होती है वो लोग अर्न करते हैं, विच इज़ W/P, ये लोगों की रियल इनकम है, रियल वेज है इनकम। आउटपुट को निकिता, नेशनल आउटपुट को नेशनल इनकम भी तो बोलते हैं। अगर आप उसको आउटपुट को इनकम, जो हमने उसमें पढ़ा था भी फर्स्ट चैप्टर में, कि आउटपुट को आप इनकम साइड से भी देख सकते हो, एक को आप GDP बोलते हो, एक को आप GNP बोलते हो, सिर्फ देखने का तरीका अलग है, बट GDP इज रफली इक्वल टू GNP ओनली। इनकम एंड आउटपुट साइड का नजरिया अलग हो जाता है बस कैलकुलेशन का। तो हम जब इनकम की बात करते हैं तो लोगों की इनकम की बारे में बात कर रहे हैं, तो वो W/P है, बट यहाँ पर जो हम आउटपुट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली GDP की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना आउटपुट बन रहा है कंट्री। क्लियर है गाइस? निकिता क्लियर हुआ? Okay, fine guys, so this brings
the end to this particular chapter. Please, जिन्होंने class miss करी है, go through this chapter. What we will do is we will do a small revision sometime next week, not on Saturday guys. We have to have another class because मैंने course का एक बहुत major section उठाया हुआ है and 15 दिन का बीच में gap भी आ गया था. So I don't want to delay this particular course. It's a huge section that I've picked up. So we need to finish the Keynesian, और Keynesian वाला बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े chapters हैं. So we will do what factors determine the output, what factors do not determine the output. We will see that part. We will do a small revision of what we have done, and then we will move on to the Keynesian economics, whereby we will see कि Keynes क्या कहता है. Keynes, अभी हमने classicals की theory पढ़ ली, अब हम Keynes की theory भी पढ़ना चाहेंगे कि Keynes क्या कहते हैं, Keynes भाई साहब क्या कहते हैं. ठीक है, चलो guys. So thank you very much guys. I'll send you this recording by tomorrow or today evening, and I hope that everything will be clear to you after this. So thank you very much. Bye bye. Jai Hind. Stay safe guys. Stay at home.